प्रणाम भैया और बहन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सभी शुरू करने वाले हैं लाइफ ऑन दी अर्थ चैप्टर 50 एंड इफ यू हैव नॉट सीन माय अर्लियर लेक्चर यू कैन गो एंड वॉच, चेक इट आउट। गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट आप मुझे दीजिए। उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू एंड यू विल डिसाइड कि आपको ये लेक्चर कंप्लीटली वॉच करना है या नहीं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर आर मेनी इन्वायरमेंट क्वेश्चन विच आर गोइंग टू कम डायरेक्टली फ्रॉम दिस चैप्टर एंड हेंस this becomes crucial for you. Okay, let's get it started. Let's get started. So by now you might have realized that all units of the book have acquainted you with the three major realms of the environment, जो कि होता है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो पूरे की पूरी बुक जितनी आप लोगों ने पढ़ी है इसमें से 3 मेजर रेल्म्स के बारे में आप इन्वायरमेंट के पढ़े होंगे, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, यानी ज़मीन के बारे में, लैंडफॉर्म्स की बात हुई जिसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे। एटमॉस्फियर की हमने बात करी, क्लाइमेट की बात करी, फिर हाइड्रोस्फीयर की बात करी, वाटर की बात करी और ओशन की बात करी। यू नो दैट लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूटिंग बायोस्फीयर। एक बायोस्फीयर वो सारे मिलके बनाते हैं, यानी जहाँ इन तीनों चीज़ों का समन्वय होता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, चलते ज़मीन पर हैं, पीते पानी हैं, यानी तीनों चीज़ जहाँ एक जगह आ जाती है वहीं बनती बायोस्फीयर की कहानी है। ठीक है। इंटरेक्ट विद अदर इन्वायरमेंटल रेम्स। तो द बायोस्फीयर इंक्लूड ऑल लिविंग कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर में कौन आते हैं, सारे लिविंग कंपोनेंट आते हैं अर्थ के। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। फिर लाइफ ऑन अर्थ इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। हर जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फ्रॉम बॉटम ऑफ द सी, अभी आपने सुना होगा ओरफिश जो है वो बाहर आ रही है, और पहले ऐसा माना जाता था कि जब ओरफिश एक बार और दिखी थी जापान में, भयंकर सुनामी आई थी, भयंकर आपदा आई थी, अर्थक्वेक आया था, लेकिन इस बार फिर दिखी है। तो लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा दिख जाए, पर यहाँ पर अब ओरफिश जो है नीचे डीप सी से आने वाले क्रिएचर वो आके मर रहे हैं, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। फ्रॉम द बॉटम सी सेवरल किलोमीटर इन द एयर, फ्रॉम फ्रीजिंग वाटर्स टू ड्राई वैलीज। एक जगह जमी हुई है पानी और एक तरफ पानी है ही नहीं, तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। फिर ये ऐसे ही जो है फ्रॉम अंडर द सी, अंडरग्राउंड, लाइंग बिलो। ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ एंड दियर इंटरेक्शन विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उनका जो इंटरेक्शन है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द लिथोस्फीयर, ज़्यादातर ज़मीन पर ही रहते हैं या फिर पानी में रहते हैं। दे आर ऑल्सो मेनी ऑर्गेनिज्म दैट मूव फ्रीली फ्रॉम वन लैंड टू अनदर, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, जैसे कि आप बताइए। द बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट होते हैं इन्वायरमेंट के। दीज एलिमेंट्स इंटरेक्ट विथ अदर कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप, जैसे कि लैंड, वाटर एंड सॉइल, तीनों की ज़रूरत होती है हमें। अब कोई इंसान है, अगर कोई जानवर है, उसको अगर एक जगह पे रहना है, फॉर एग्जांपल हम इंसान हैं, पेड़ पे तो रहते नहीं हैं, हम रहते हैं ज़मीन पर। ज़मीन मतलब लिथोस्फीयर हो गया। हम जो है अब सांस तो लेंगे, हम जो है बिना सांस लिए तो ज़िंदा रह नहीं सकते हैं। तो हवा कहाँ से ली जा रही है, हमारे एटमॉस्फेयर से। सांस हमारे एटमॉस्फेयर से ली जा रही है। फिर हम पानी पिएंगे ही, बिना पानी पिए हम केवल खाना खाए तो ज़िंदा रह नहीं सकते। पानी कहाँ पिएंगे, पानी पिएंगे हम पानी से, जहाँ पानी हो। पानी होता कहाँ है, या तो ज़मीन से निकालो, और ज़मीन से अगर आप निकालने में सक्षम नहीं हैं तो आप या तो पहले लेक्स के पास, हमारे जो पूर्वज होते थे उनको पानी पीना होता था तो हैंडपम्प जाके चला के या टुल्लू ऑन करके, मोटर ऑन करके, और यहाँ पे किचन में जा करके और ऑन करके वो पानी नहीं पिया करते थे। वो कहाँ जाते थे, वो फिर इधर उधर ढूंढते थे, पेड़ पे चढ़ जाते थे, पेड़ से देखते थे कि कहीं मुझे दिख तो नहीं रहा है पानी, और जहाँ उनको पानी दिखता था फिर जाके पानी पीते थे। पानी कैसे पीते थे, अब आप ऐसे एक लोटा पानी ले लीजिए, एक गिलास पानी ले लीजिए और ऐसे पीजिए, तो उसमें क्या होगा, आप आधी गिलास पानी पिएंगे, फिर आप ऐसे आराम से सांस लेंगे, फिर 2-4 घूंट पिएंगे, फिर सांस लेंगे, यानी ज़मीन पे खड़े होकर के आप पानी पी रहे हैं और पानी पीते पीते आप सांस ले रहे हैं, यानी आप एटमॉस्फेयर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हाइड्रोस्फीयर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़मीन पे खड़े हैं तो लिथोस्फीयर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी तीनों का आपकी एक साथ जो आपकी प्रक्रिया चल रही है, आपका जीवन चल रहा है, वो इन तीनों आयामों पर एक साथ ही काम कर रहा है। बेसिकली यही पूरा का पूरा क्या है, आपका बायोस्फीयर है। दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द एटमॉस्फेरिक एलिमेंट, जैसे कि टेम्परेचर से, रेनफॉल से, मॉइस्चर से और सनलाइट से।
अब इतना तो मैंने आपको पढ़ाई दिया है कि ये सारी चीज़ें आपको हलवा लग रही होंगी। द इंट्रैक्शन ऑफ बायोस्फीयर विद लैंड, एयर एंड वाटर आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये तो आपको पता है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इकोलॉजी की बात आती है। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट इज इकोलॉजी? क्या आपने कभी ये सुना है? हमेशा हम देखते रहते हैं इकोलॉजी इकोलॉजी चारों तरफ होता रहता है, सब कहते हैं भैया ये इकोलॉजी है, वो इन्वायरमेंट है, ये बर्बाद हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इकोलॉजी असल में कहते किसको हैं? द इन्वायरमेंट एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, इज मेड ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपाउंड्स। यहाँ पे अबायोटिक और बायोटिक कंपाउंड होते हैं। अब अबायोटिक क्या होता है और बायोटिक क्या होता है, ये चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये आप 6-7 में भी पढ़े होंगे। It would be interesting to understand how the diversity of life form is maintained to bring a kind of balance। तो यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि कैसे जो डाइवर्सिटी है लाइफ फॉर्म की वो मेंटेन की जाती है और उनमें आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। दिस बैलेंस इज मेंटेन इन पार्टिकुलर प्रोपोर्शन सो दैट हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स गोस ऑन, यानी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में ये जो समन्वय है, ये जो क्रिया है, ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहे। द इंट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अबायोटिक फैक्टर्स विद इन पार्टिकुलर हैबिटेट रिजल्टिंग इन क्लियरली डिफाइंड एनर्जी फ्लो एंड मटेरियल साइकिल्स ऑन लैंड, वाटर, एयर और कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इकोलॉजिकल सिस्टम क्या कहते हैं कि ऐसा इंटरेक्शन किसी पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी आप मान लीजिए जैसे आप इंसान हैं, इंसान एक पार्टिकुलर ग्रुप है, किस चीज़ का, एक ऑर्गेनिज्म है, विद अबायोटिक फैक्टर, उसके आसपास जो अबायोटिक फैक्टर्स फैले हुए हैं। फिर मैं कहूँगा अबायोटिक फैक्टर के एग्जांपल आप नीचे कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। अब आपको चाहे जहाँ से गूगल पे सर्च कीजिए, ChatGPT पे सर्च कीजिए, कहीं भी सर्च कीजिए, जल्दी बताइए मुझे उसके आसपास जो अबायोटिक फैक्टर हैं इस पार्टिकुलर हैबिटेट में जहाँ वो रहता है, जहाँ आप अभी हैं। तो आप अपने आसपास सर्च कीजिए अबायोटिक फैक्टर और देखिए कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर आपके ऊपर अभी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। वो डिफाइन करता है एनर्जी फ्लो को, मटेरियल साइकिल को, कहाँ, लैंड में, वाटर में और एयर पे। तो इसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, यानी एक पूरा एक सिस्टम बनता है। जो टर्म इकोलॉजी है ये डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑइकोस मीनिंग हाउस, यानी इकोलॉजी ऑइकोस से डिराइव है जिसका मतलब होता है हाउस, कंबाइंड विद वर्ड लॉजी यानी लॉगी जिसका मतलब होता है साइंस, यानी द स्टडी ऑफ, लिटरली इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ हाउस होल्ड ऑफ प्लांट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको आप अपने मेंस में लिख देंगे, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। दे ऑल लिव टुगेदर इन इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट। आपको फूड चेन पता है, आपको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट पता है। फॉर एग्जांपल, अब आपने सुना होगा कि जो आपका जंगल होता है वहाँ पे शेर होता है, बाघ होते हैं, चीता होते हैं और हाइनाज होते हैं, यानी ये ऐसे होते हैं जो कि कौन सी टाइप के होते हैं, हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, ओमनीवोरस। ओमनी मतलब दोनों खाते हैं, हर्बी मतलब जो केवल घास खाते हैं, और कार्निवोरस जो मीट खाते हैं। ये जो कार्निवोरस होते हैं ये मीट खाते हैं। फिर कहेंगे आप भैया मीट क्यों खाते हैं, इनमें ज़रूरत क्या है मीट खाने की? तो एक चीज़ और होता है, खाते किसको हैं? जो घास खाते हैं। घास खाने वाले को अक्सर खाया जाता है, जैसे कि आपका हिरण हो गया, चितकाल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इनको जब ये खाने के लिए जाते हैं तो वो क्या खा रहे होते हैं? घास खा रहे होते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि हिरण को ना खाया जाए या चितकाल को ना खाया जाए, उनको ना खाया जाए किसी को, तो वो इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो सारी घास ख़त्म कर ले जाएंगे। जब सारी घास ख़त्म हो जाएगी तो इंसेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, इंसेक्ट ख़त्म होंगे तो फ्रॉग ख़त्म होगा, फ्रॉग ख़त्म होगा, स्नेक ख़त्म होगा, और उसी के साथ साथ उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, भूख के मारे सब मर जाएंगे। सब मर जाएंगे तो शेर भी मर जाएगा, शेर भी मर जाएगा, शेर वेर सब मर जाएंगे। तो यहाँ पे कई सारी इंटरेक्शन बंद हो जाएंगी और कहीं ना कहीं इंसान भी मर जाएगा। तो यही होता है कि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल रहे, ये सिलसिला चलता रहे, इसलिए उनको खाया जाता है। ए जर्मन जूलॉजिस्ट अंस हैकेल कहते हैं हु यूज द टर्म एज ओइकोलॉजी इन 1869। इसको ओइकोलॉजी के रूप में पहले इस्तेमाल किया गया और वो फर्स्ट पर्सन बने इस टर्म को यूज़ करने के लिए। कौन? अर्नस्ट हैकेल। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
तो ये अगर आप अपने मेंस में लिख देंगे ये फैक्ट तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और इम्प्रेस हो जाएगा कि इसको भैया जानकारी तो है। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लाइफ फॉर्म्स यानी बायोटिक एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट यानी अबायोटिक। अभी खुद ही बता दिया, आपने कमेंट किया था या नहीं। तो जो लाइफ फॉर्म्स यानी बायोटिक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है हमारे आसपास वो अबायोटिक है। इट्स साइंस ऑफ इकोलॉजी, वो इकोलॉजी की साइंस है। हेंस इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट विद ईच अदर। उसके आस वाले चीज़ों से कहाँ से इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और दोस्तों जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है। अ हैबिटेट इन इकोलॉजिकल सेंस इज द टोटलिटी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, यानी टोटल फिजिकल और जो केमिकल फैक्टर्स होते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट द जनरल इन्वायरमेंट, इसी को हैबिटेट कहते हैं। अब किसी हैबिटेट अलग डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, डिफरेंट केमिकल फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट फिजिकल फैक्टर होते हैं। कहीं पे आप जाएंगे पोल्स पे, कहीं पे आप जा रहे हैं हिमालयन रीजन में पहुंच गए, कहीं आप हैं इक्वेटर पे, कहीं अमेजॉन बेसिन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपाउंड इज नोन एज इकोसिस्टम, और जहाँ पे अबायोटिक और बायोटिक हो उसको हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑल दीज कंपोनेंट्स इन इकोसिस्टम आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरैक्ट विथ ईच अदर, और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में ये इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं वेरिंग रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, जहाँ पे बहुत प्रकार के प्लांट, बहुत प्रकार के एनिमल स्पेशीज अडॉप्ट होते हैं और धीरे धीरे उनका एवोल्यूशन होता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल माना ऐसा जाता है कि पहले के टाइम में जो आप आज ऐसे जिराफ देख रहे हैं, जिराफ की गर्दन बहुत ऊंची देख रहे हैं, बहुत ऊपर देख रहे हैं, वो ये होता था कि ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम वो ग्रासलैंड्स में रहते थे। और ग्रासलैंड्स में क्या हुआ कि वहाँ पे जो पेड़ भी हुआ करते थे वो जब और आगे जाते थे तो बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। तो पहली बात उनको एक तो ये थियरी है कि उनको देखना रहता है कि भाई कोई प्रेडेटर आ तो नहीं रहा, तो हमेशा वो ऐसे गर्दन उठा के ऐसे देखा करते थे, तो जिसकी वजह से उनकी गर्दन लंबी हुई। या दूसरी थियरी ये कहती है कि पेड़ के पास जाते थे और पत्ती ऐसे पकड़ते थे, जैसे आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक फॉक्स जाती है अंगूर खट्टे हैं वाली और नीचे से कूदती है और उसको अंगूर मिलता नहीं है, तो कहती है भाई अंगूर ही बेकार है, अंगूर खट्टे हैं, मुझको खाना ही नहीं है, अगर मुझको खाना होता तो मैं आराम से इसको पा लेती। तो वही कंडीशन है कि वो पेड़ की पत्तियों के पास जाते थे और अपनी ऐसे गर्दन उठा के उसको खाने की कोशिश करते थे, और रोज 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 यानी जनरेशन वाइज जनरेशन उनके अंदर फिर ऐसा इवोल्यूशन हुआ, अडॉप्टेशन हुई कि धीरे धीरे उनकी गर्दन जो है वो बढ़ने लगी। अब वो किसी पेड़ के पास खड़े होते हैं तो आराम से ऐसे गर्दन से वो ऊपर करके पत्तियाँ खा लेते हैं। तो ये चीज़ है, इसका इवोल्यूशन हो गया। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम दो मेजर टाइप के होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल होता है और एक एक्वेटिक होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पर इकोसिस्टम, एक्वेटिक मतलब पानी वाला। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू बायोमास, और टेरेस्ट्रियल में बायोम्स में डिवाइड होता है, क्लासिफाइड इनटू बायोम्स। अब ये बायोम आया था आपके क्वेश्चन में। ए बायोम इज अ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी। एक बायोम क्या होता है, प्लांट्स की और एनिमल की कम्युनिटी होती है। क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर आप एक इंसान हैं और इधर देखेंगे छत देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये निर्जीव वस्तु दिख रही है ना, लेकिन अगर आप इसमें सजीव चीज़ को देखेंगे, बायोटिक चीज़ को देखेंगे, तो या तो आपको एनिमल देखने को मिलेगा, चिड़िया उड़िया देखने को मिल जाएगी, जानवर देखने को मिल जाएंगे, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली इधर उधर की चीज़ें और आपको देखने को मिल जाएंगी। पर उसके साथ आपको और क्या देखने को मिलेगा, प्लांट देखने को मिलेंगे, फूल पौधे घास ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इसमें प्लांट और एनिमल देखने को मिलेगा आपको। फिर द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट बायोम्स, जो बाउंड्रीज होती हैं डिफरेंट बायोम की ऑन लैंड डिटरमाइंड बाय मेनली क्लाइमेट, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग जो है स्पेशीज होती हैं। देयरफॉर इसलिए बायोम कैन बी डिफाइंड एज टोटल असेंबलेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसलिए बायोम में कहते हैं कि टोटल असेंबलेंस इतना है, यानी इस पार्टिकुलर क्लाइमेट में कौन कौन से प्लांट कौन कौन से स्पेसीज हैं, स्पेसीज जो कि इंटरैक्ट करते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस में। ये इंक्लूड करता है कौन कौन सी कंडीशन, जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सॉइल कंडीशन कैसी है। ठीक, कहीं पे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, कहीं पे कम है। सम ऑफ मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड आर फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, डेजर्ट हो गए और टुंड्रा बायोम्स हो गया।
एक्वेटिक इकोसिस्टम वो क्लासीफाई किया जा सकता है मरीन और फ्रेश वाटर में। मरीन मतलब आपके समुद्र में पाया जाता है, वहाँ पे थोड़ा खारा पानी है, खारा पानी है तो वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं वो उस हिसाब से अडॉप्ट होती हैं। लेकिन अगर आप रिवर देखेंगे तो रिवर में मीठा पानी होता है, अब मीठे पानी में तो वो मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, या फिर मीठे पानी वाली मछलियाँ जाके समुद्र में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी ना, ये बात होती है। तो इसमें दो हो गया, एक फ्रेश वाटर हो गया और एक आपका मरीन वाटर या सैलीन वाटर हो गया। फिर मरीन इकोसिस्टम में क्या होता है, ओशंस आते हैं, एस्चुरीज आते हैं और कोरल रीफ्स हमें देखने को मिलेंगी। फ्रेश वाटर में क्या होता है, लेक्स आएंगे, पॉन्ड आएंगे, स्ट्रीम्स आएंगे, मार्सेस आएंगे और बॉक्स आएंगे, यानी ये फॉर्म्स हैं आपके दोनों के। स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं तो द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इन्वॉल्व अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी यहाँ पर जो जो प्लांट अवेलेबल हैं उस हिसाब से है। फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर, सब में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर होते हैं। अबायोटिक फैक्टर में जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सॉइल कंडीशन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। और बायोटिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स में अब ये यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में आ सकता है। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए, और ये जब आएगा तो आपके खाने चित हो जाएंगे और आप इसको कर नहीं पाएंगे अगर यहाँ पे सही से नहीं पढ़ते हैं। तो अबायोटिक में देखेंगे तो रेनफॉल आता है, टेम्परेचर आता है, सनलाइट आता है, एटमॉस्फेयर आएगा, ह्यूमिडिटी आएगी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सॉइल कंडीशन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। और बायोटिक में क्या आएगा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीन चीज़ें आती हैं और डीकम्पोजर आते हैं। एक प्रोड्यूस करते हैं जैसे प्लांट्स हो गए, एक कंज्यूम करते हैं जैसे एनिमल्स हो गए, हम हो गए, और फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज जो चीज़ मर जाती है, आप देखेंगे डीकम्पोजर्स नीचे होते हैं, छोटे छोटे टाइनी होते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होते हैं इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट, तो जैसा कि मैंने बताया जो कि मैन्युफैक्चरर होते हैं अपने खुद के फूड का फोटोसिंथेसिस से। एंड द प्राइमरी कंज्यूमर्स इंक्लूड हर्बीवोरस एनिमल, जैसे कि डियर हो गया, गोट हो गया, माइस हो गया, और सारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स हो गए। जो कार्निवोर होते हैं, जो फ्लैश ईट करते हैं, जैसे कि स्नेक, टाइगर, लायंस, वो इन लोगों को खा लेते हैं। फिर सर्टेन कार्निवोर्स दैट फीड ऑल्सो ऑन कार्निवोर आर नोन एज द टॉप कार्निवोर, और ऐसे कार्निवोर्स एनिमल्स जो कि खुद कार्निवोर्स एनिमल्स को ही खाते हैं, यानी तुम दूसरे का मीट खाओ हम तुम्हारा मीट खाएंगे, तो ये इसमें क्या होते हैं, इनको हम टॉप कार्निवोर्स कहते हैं। लाइक जैसे कि हॉक हो गया और मंगूज हो गया। अब डीकम्पोजर की बात आती है, डीकम्पोजर क्या क्या होते हैं, डीकम्पोजर वो होते हैं और दोज दैट फीड ऑन अ डेड ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल स्कैवेंजर्स, जैसे कि वल्चर हो गए, क्रोज हो गए, ये आ गए। और फर्दर ब्रेकिंग डाउन द डेड मैटर बाय डीकम्पोजिंग एजेंट, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए और वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक पूरी की पूरी चैन देख सकते हैं, रिएक्शन देख सकते हैं, जहाँ से सबसे पहले सन से एनर्जी आई, प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स ने अपना खाना बनाया, वो सरवाइव कर रहे हैं, और ये खाना जाके सॉइल में न्यूट्रिएंट पहुंचाएगा, कैसे, ह्यूमस वगैरह क्रिएट करता है, प्लस साथ ही में इसकी जो जड़ें होंगी, और जड़ों में राइजोबियम भी होगा कुछ कुछ में, जैसे कि आपकी अरहर हो गई, तो वहाँ पे ये फिक्स करेगा नाइट्रोजन को, सॉइल की जो मात्रा है, सॉइल की न्यूट्रिएंट है उसको इन्हेंस करेगा। फिर यहाँ से प्राइमरी कंज्यूमर इसको खाएंगे जो कि हर्बीवोरस हैं, फिर इनसे इनको सेकेंडरी खाएंगे जो कि कार्निवोरस हैं, और इन कार्निवोरस को भी टॉप वाले कार्निवोरस खाएंगे, और इनके जो डेड रिमेन्स होंगे वो डेड रिमेन्स को क्या होगा, वो डिकम्पोजर आएंगे, डिकम्पोजर जैसे वल्चर हो गए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे मिल करके इसको कर देंगे डिकम्पोज, और यहाँ पर ये इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। द प्रोड्यूसर आर कंज्यूम्ड, जो प्रोड्यूसर्स हैं आर कंज्यूम्ड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं ना, इनको आकर के प्राइमरी कंज्यूमर खा लेते हैं, और जब ये इसको खा लेंगे इन टर्म बीइंग ईटन बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर खुद इनको खा ले जाते हैं। अब ये देखिए, फर्दर सेकेंडरी कंज्यूमर आर कंज्यूम बाय द टर्सरी कंज्यूमर, और फिर जो सेकेंडरी वाले हैं ये टर्सरी द्वारा होते हैं, यानी ये प्राइमरी हुए, ये प्राइमरी हो गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा।
The decomposer feed on the dead at each and every level. They change them into the various substances, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स में चेंज करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में चेंज करते हैं, जो कि सॉइल फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है. ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू फूड चेन्स, और ये सारे फूड चेन्स के थ्रू एक दूसरे से लिंक होते हैं. फिगर 15.1 में आप लोगों ने देखा है. एग्जाम्पल के लिए प्लांट ईटिंग बीटल फीड ऑन अ पैडी स्टॉक. जो प्लांट ईटिंग बीटल होता है वो पैडी स्टॉक पर है, लेकिन उसको फिर क्या खा लेता है, उसको फ्रॉग खा लेता है. उसके बाद फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है. फिर विच इज देन कंज्यूम्ड बाय हॉक, और फिर इसको कौन खा लेता है, सांप को कौन खाता है, हॉक खाता है. दिस सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन रिजल्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल नोन एज फूड चेन. तो इससे क्या हुई, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुई, यानी अब उसको ताकत मिली, वो आगे जाएगा, दूसरे को खाएगा, वो जाएंगे दूसरे को खाएंगे, तो ऐसे मिलके पूरी फूड चेन आ गई. ये तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड चेन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इज नोन एज फ्लो ऑफ एनर्जी. यानी फ्लो ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, जो एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, उसी ही फ्लो ऑफ एनर्जी कह देते हैं. हाउएवर फूड चेन्स आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, लेकिन एक दूसरे से आइसोलेट नहीं होती. एग्जाम्पल के लिए जैसे माउस फीडिंग ऑन अ ग्रेन, अब कोई चूहा है वो किसी ग्रेन पे खा रहा है, तो हो सकता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा भी खाया जा सके. और ये जो कार्निवोर्स है जिसके द्वारा ये खाया गया है, वो किसी और टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर्स के द्वारा खा लिया जाए. फॉर एग्जाम्पल एक चूहा है, अब वो चूहा जो है उसने खाया ना माउस को, चूहे को किसने खाएगा, तो एक आया जैसे सांप खाया, अब चूहे को सांप ने खा लिया, अब हो सकता है सांप को आकर के हॉक खा ले जाए. तो एक यहाँ पे प्राइमरी है, दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे कार्निवोर हुआ, लेकिन इसके ऊपर एक टर्शरी कंज्यूमर है यानी टॉप कार्निवोर हुआ, उसने इसको भी खा लिया. यानी ये पहले खुद मांस खा रहा था, सांप खुद मांस खाता है, लेकिन मांस खाने वाले को भी कोई मांस खाने वाला उड़ा ले गया. तो ये चीज़ है. इस सिचुएशन में इस टाइप ऑफ कार्निवोर वे कंज्यूम मोर देन वन टाइप ऑफ प्रे, तो इसमें एक से ज़्यादा प्रे को भी खा सकते हैं. इसका रिजल्ट क्या होता है, द फूड चेन गेट्स इंटरलॉक्ड विद वन अनदर. और फिर यहाँ पे फिर एक चीज़ ऐसी नहीं होती कि बस हाँ ये इसी को खाएगा, वो उसी को खाएगा, वो उसी को खाएगा, वो इसी को खाएगा. फिर यहाँ पे इंसान आ जाते हैं, कहते हैं भैया हम सबको खाएंगे, और फिर चाइना वाले आते हैं, कहते हैं जो जो तुम नहीं खाओगे वो हम सब खा ले जाएंगे. कीड़ा मकोड़ा, चींटी, मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी सब खाएंगे, जो मिलेगा सब खाएंगे. कुत्ता भी खा लेते हैं भाई साहब, ये सोचिए. तो द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ स्पीसीज इज नोन एज फूड वेव. जो इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क होते हैं स्पीसीज को, उसको फूड वेव कहते हैं. जनरली टू टाइप के फूड चेन होते हैं, एक ग्रेजिंग फूड चेन और एक डेट्रियस फूड चेन. ये दोनों आप याद कर लीजिए. ग्रेजिंग फूड चेन होता है और एक डेट्रियस फूड चेन होता है. अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ग्रेजिंग फूड चेन होता है, द फर्स्ट लेवल स्टार्ट विद प्लांट्स एज प्रोड्यूसर्स एंड एंड्स विद कार्निवोर्स एज कंज्यूमर्स. तो इसकी लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि ग्रेजिंग फूड चेन है, फर्स्ट लेवल पे क्या होता है कि प्लांट से स्टार्ट होती है जो प्रोड्यूस करते हैं, और एंड किस पे करती है, एंड करती है कार्निवोर पे जो कि कंज्यूम करते हैं. उसके बाद विद द हर्बीवोर्स बीइंग एट द इंटरमीडिएट, और हर्बीवोर इंटरमीडिएट लेवल में होते हैं, बीच में होते हैं इनके. देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल विच में बी थ्रू रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या डिकम्पोजिशन. तो लॉस ऑफ एनर्जी इसमें किससे होती है, रेस्पिरेशन से हुई, एक्सक्रीशन से हुई, या फिर डिकम्पोजिशन से हमें देखने को मिल जाएगी. द लेवल इन्वॉल्व इन द फूड चेन रेंजेस बिटवीन 3 to 5. तो यहाँ पे जो लेवल होते हैं फूड चेन रेंजेस के, वो 3 से 5 हो सकते हैं, और एनर्जी लॉस होती है ईच लेवल पे. फॉर एग्जांपल अगर आप हैं, आप इतना ज़्यादा घास खाएंगे, आप डियर हैं, अब डियर गई जंगल में, खूब ढेर सारी घास खाए, खूब ढेर सारी घास, लेकिन वो इतना घास खाया है, वो 10 साल घास खाया है इतनी, लेकिन जब उसको शेर खाएगा तो उसको जितना बड़ा डियर है उतना ही बड़ा तो मिलेगा, कि वो जितना घास खाया है उसको सब मिल जाएगा. तो यहाँ लॉस हुआ. अब उस शेर को, अगर उस शेर को कोई और खा लिया, मान लीजिए मर गया, हाइना वाइना खा लिए, तो हाइना खा लिए तो उसको शेर, इतना छोटा सा शेर मिला, उसने अपने लाइफ टाइम में 10-20 हिरण खाए होंगे, 50-100 हिरण खाए होंगे, तो इसमें डिफरेंस आया ना, लॉस हुई. तो वही कह रहा है. ए डेट्रियस फूड चेन इज बेस्ड ऑन, और जो डेट्रियस फूड चेन होता है बेस्ड ऑन ऑटोट्रॉप्स एनर्जी कैप्चर इनिशिएटेड बाय ग्रेजिंग एनिमल्स एंड इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड मैटर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन. तो डेट्रियस फूड चेन का मतलब क्या होता है, ये बेस्ड होता है ऑन ऑटोट्रॉप्स एनर्जी, यानी ऑटोट्रॉप्स की एनर्जी कैप्चर से, इनिशिएटेड बाय ग्रेजिंग एनिमल, इस
शुरू किससे होती है? जो घास चरने वाले एनिमल्स हैं। और इनमें इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं? इन्वॉल्व होता है जैसे डिकम्पोजिशन हो गया, ब्रेक डाउन करना ऑर्गेनिक वेस्ट को, या फिर डेड मैटर को डिराइव्ड फ्रॉम ग्रेजिंग फूड चेन, जो कि ग्रेजिंग फूड चेन से डिराइव होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी कोई भी चीज़ यहाँ पे फेंक देंगे तो धीरे धीरे सड़ने लगेगी तो डिकम्पोज होगी ना। तो ये यही चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बायोम्स की। तो अर्लियर पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो मीनिंग है टर्म बायोम उसके बारे में। लेट अस नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देयर आर 5 मेजर बायोम्स। तो यहाँ पे हमारे पास 5 मेजर बायोम है। पहला फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, एफडीजी और एक्वेटिक एंड एल्टीट्यूडनल बायोमास। तो ये बायोमास होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर टाइप्स क्या क्या होते हैं आपके ग्रासलैंड्स के, आपके बायोम्स के कितने प्रकार होते हैं, तो आप उनको बता दीजिएगा। और इसको आप इजीली याद कैसे कर सकते हैं? जी से आपका देखिए ग्रासलैंड हो गया ना, और उसके बाद बचा क्या? एफ डबल ए मतलब एक्वेटिक, और ए फॉर एल्टीट्यूड FAA, और डी से डेजर्ट बटा, यानी ग्रासलैंड और फाड़ ग्रासलैंड। इन इससे आप इसको याद कर सकते हैं, यानी फाड़ ग्रासलैंड FAAD। तो इससे आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। फिर बायो जियोकेमिकल साइकिल्स होता है। द सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन विच ऑल लाइफ डिपेंड्स। तो ये ऑब्वियस सी बात है। द एनर्जी इनिशिएट लाइफ प्रोसेस इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एनर्जी मिलती है। द मेन सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी फॉर ग्रीन प्लांट्स के लिए मेन सोर्स होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और ऑक्सीजन में। फिर क्या होता है? इसमें से जो टोटल सोलर इंसोलेशन जो कि अर्थ के सरफेस पर रीच होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली उसका एक स्मॉल फ्रैक्शन 0.1% इज फिक्स्ड इन द फोटोसिंथेसिस। उसका 0.1% ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होती है, और मोर देन हाफ इज यूज फॉर प्लांट रेस्पिरेशन। और उसका जो आधा है, जो मोर देन हाफ इज यूज फॉर प्लांट रेस्पिरेशन, एंड रिमेनिंग पार्ट इज टेम्परेली स्टोर्ड और शिफ्टेड टू अदर पोर्शंस ऑफ द प्लांट। तो यहाँ से उसका जो और हाफ पार्ट होता है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाता है, और जो बचते भी हैं वो टेम्परेली स्टोर किए जाते हैं या फिर शिफ्ट कर दिए जाते हैं दूसरे पोर्शंस में। लाइफ ऑन अर्थ कंजिस्ट ऑफ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट एंड सर्वाइव इन डाइवर्सिटी ऑफ एसोसिएशंस। उनके एसोसिएशंस अलग अलग हैं और डाइवर्स हैं। सच सर्वाइवल इन्वॉल्व प्रेजेंस ऑफ सिस्टमिक फ्लो। सिस्टम का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी है, वाटर कहाँ कितना मिल रहा है, न्यूट्रिएंट कैसा है। और ये जो फ्लो है वो वेरिएशंस हमें दिखाता है अलग अलग पार्ट में दुनिया के। तो डिफरेंट सीजन में देखेंगे तो अलग चीज़ें होती हैं, लोकल सर्कमस्टेंसेज अलग अलग होते हैं। सीजन बदल गया, अब अभी गर्मी आ रही है, अब गर्मी आ रही है तो यहाँ पे छिपकलियाँ बाहर निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे फिर बारिश आएगी, इसमें बहुत सारे कीड़े आने वाले हैं। कीड़े आएंगे तो छिपकलियाँ उनको खाएंगी, और छिपकलियाँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती हैं, तो जब ठंडी आएगी फिर ये अंदर घुस जाएंगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो लोकल वेरिएशंस डिपेंड करती हैं। स्टडीज हैव शोन दैट फॉर द लास्ट 1 बिलियन ईयर्स, 1 बिलियन साल से, द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर हैव बीन कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम बैलेंस ऑफ केमिकल कंपोनेंट। मतलब लगभग 1 बिलियन साल से ऐसा ही जो कंपोनेंट है, केमिकल कंपोनेंट, वो चलता आ रहा है, जो कि हमें अभी देखने को मिलेगा। दिस बैलेंस ऑफ केमिकल एलिमेंट इज मेंटेन्ड बाय साइक्लिक पैसेज थ्रू टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये साइक्लिक पैसेज के रूप में चलता है, किससे? थ्रू टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल और प्लांट के टिश्यूज से। द साइकिल स्टार्ट्स बाय अब्सॉर्बिंग द केमिकल एलिमेंट्स बाय ऑर्गेनिज्म एंड इज रिटर्न टू द एयर। तो ये साइकिल स्टार्ट कैसे होता है? जैसे आप एक ऑर्गेनिज्म है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, तो ये अब्सॉर्ब करते हैं केमिकल एलिमेंट्स को और फिर रिटर्न किया जाता है ये एयर में, वाटर में और सॉइल में, थ्रू डिकम्पोजिशन के फॉर्मेट में। इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं कि देखिए, पहले जो अभी देखेंगे तो जो गिद्ध हैं, वल्चर्स हैं, उनकी संख्या क्यों कम हुई? क्योंकि डाइक्लोफेनेक दिया जाता था। डाइक्लोफेनेक जब दिया जाने लगा किसको? कैटल्स को, जो आपकी गाय हैं, जब उनके कारकेस पे वो बैठते थे, उसको खाते थे, तो उसमें क्या हुआ? वो केमिकल उनके बॉडी के अंदर गया। तो क्या हुआ कि गाय के बॉडी के अंदर गया। अब गाय के बॉडी के अंदर गया, जब वो डिकम्पोज हुआ, जब वो मरने लगी, उसके कारकस पे आके उन्होंने खाया, तो वो केमिकल फिर बॉडी में गया। यानी वो केमिकल कहीं ना कहीं खराब नहीं हुआ, बर्बाद नहीं हुआ था, या पूरी तरह डिमोलिश नहीं हुआ था, उसके अवशेष बाकी थे। तो यही चीज़ कह रहा है कि वो
प्रेजेंस रहता है, थोड़ी बहुत लॉस भले हो जाए लेकिन वो उपस्थित रहता है। दिस साइकिल आर लार्जली energized by solar insolation. These cyclic movement chemical elements of the biosphere between organisms and the environment are referred as biochemical cycles, और इन्हें ही हम बायोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं, जो कि केमिकल एलिमेंट्स जो बायोस्फीयर हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच होती रहती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जियो का मतलब होता है रॉक, सॉइल, एयर, वाटर एंड वाटर ऑफ द अर्थ। ठीक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल। तो यहाँ पे दो प्रकार की बायो जियो केमिकल साइकिल होती हैं, तो ये पूछेगा तो आप इसको बता दीजिएगा। एक गैसियस होती है, एक सेडिमेंट्री साइकिल होती है। जिसमें से गैसियस साइकिल में क्या होता है, तो द मेन रिजर्वॉयर होती है न्यूट्रिएंट की, जो आपकी गैसियस साइकिल होती है इन द एटमॉस्फेयर एंड द ओशन, ओशन में भी एटमॉस्फेयर में भी। इन द सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होती है, ये मेन रिजर्वॉयर होता है इसका, द मेन रिजर्वॉयर इज सॉइल एंड सेडिमेंट्री एंड अदर रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो अदर रॉक्स में भी होती है। अब एक चीज़ और देखेंगे, जो रॉक्स होती हैं उसमें ना केवल मेटल्स वगैरह पाए जाते हैं, बल्कि बहुत सारी रॉक्स के अंदर उनके जो छोटे छोटे क्रीक्स होते हैं, क्रैक्स उसके अंदर होते हैं, उसमें गैसेस भी पाई जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब रॉक्स टूटते हैं, टूटते गिरते हैं, तो उसमें कार्बन वगैरह भी हमें देखने को मिलती हैं, वो भी निकलती रहती हैं। वाटर साइकिल की बात करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एटमॉस्फेयर एंड द लिथोस्फीयर मेंटेन बिटवीन देम देम सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, रिफर जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के रूप में, जिसको हम जानते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल से हम थोड़ा सा देखते हैं क्या बताना चाह रहा है। फॉरेस्ट की बात कर रहा है, कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल, डेसिडियस, टेम्परेट रीजन्स। ये रीजन कहाँ कहाँ है, तो आप इसको एक बार थोरोली रीड कर लीजिएगा। क्लाइमेट कंडीशन यहाँ 20 से 25 देखने को मिलेगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दूसरा क्या है, A2 में ये टेम्परेचर 25 से 30 होता है। फिर यहाँ पे 20 से 30 होगा, रेनफॉल इवनली होगी, 7 से 150 मिलीमीटर की रेनफॉल हमें देखने को मिलेगी। और वेल डिफाइंड सीजन यहाँ पे होता है, डिस्टिंक्ट विंटर देखने को मिलेगी। सी में देखेंगे, बोरियल में शॉर्ट मॉइस्ट मॉडरेट वार्म समर होती है, लॉन्ग कोल्ड ड्राई विंटर होती है, लो वेरी लो टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएंगे। प्रेसिपिटेशन जो है 400 से लेकर के 1000 मिलीमीटर तक देखने को मिलेगी। सॉइल की बात करता हूँ तो ट्रॉपिकल में एसिडिक होती है, पुअर होता है न्यूट्रिएंट में। फिर ये रिच इन न्यूट्रिएंट होती है इक्वेटोरियल रीजन में। फर्टाइल होती है डेसिडियस रीजन में। डिकेइंग लेटर इसमें होता है, क्योंकि पत्तियां गिरती हैं, पत्तियां गिरेंगी तो ह्यूमस क्रिएट करेंगी। उसके बाद बोरियल में देखेंगे एसिटिक एंड पुअर इन न्यूट्रिएंट होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे से करी हुई हैं। फिर यहाँ पे फ्लोरा और फाउना, कौन कौन से फ्लोरा और फाउना पाते हैं, तो मल्टी लेयर्ड कैनोपी टेल पाई जाती है, इसमें लार्ज ट्रीज पाए जाएंगे, लेस डेंस ट्रीज यहाँ पे पाई जाएगी, मीडियम हाइट वाले होंगे, और मेनी वेराइटीज़ को एग्जिस्ट करती हैं, इससे इंसेक्ट, बैट, बर्ड एंड मैमल्स पाए जाएंगे। मॉडरेटेड डेंस बी वाले में अगर देखेंगे तो ब्रॉड लीव्स पाई जाएंगी, लेस डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी प्लांट स्पेसीज की, ओक, बीच, मैपल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। स्क्वायरल, रैबिट, शंक्स, बर्ड्स, ब्लैक बियर्स, ये सारी चीज़ें, ब्लैक बियर्स ये देखने को मिलेंगी। फिर एवरग्रीन कॉनिफर जैसे कि पाइन, फर, स्प्रूस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वुड में वुड पेकर हो गया आपका, उसके बाद हॉक्स हो गए, बियर्स हो गए, वोब्स हो गए, डियर, हेयर्स, ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पे फिर डेजर्ट आता है। डेजर्ट में हॉट एंड ड्राई डेजर्ट होता है, सेमी डेजर्ट होता है, कोस्टल डेजर्ट और डी कोल्ड डेजर्ट होता है। अब ए में जैसे सहारा हो गया, कालाहारी हो गया, मरुस्थली हो गया और रबे खली हो गया। उसके बाद सेमी एरिड में आपका मार्जिनल एरियाज ऑफ हॉट डेजर्ट होते हैं। सी में आपका एटोकामा हो गया, फिर टुंड्रा हो गया। अब अलग अलग टेम्परेचर इनके दिए गए हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट दिया गया है। स्कैंटी वेजिटेशन इसमें होगी, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है जब सही से पानी उनको मिलेगा नहीं तो दूर दूर वेजिटेशन हमें देखने को मिलेंगी, बहुत कम देखने को मिलेंगी। फ्यू लार्जर मैमल्स पाए जाएंगे, इंसेक्ट पाए जाएंगे। लार्जर मैमल्स में आपके हो गए जैसे कैमल वगैरह भी कॉमन होता है उस जगह पे। रेप्टाइल और बर्ड भी पाई जाएगी। रैपिड्स और दूसरे वाले में देखेंगे बी में, तो यहाँ पे ए से लेकर सी में वो पाई जाएंगे, और डी में आपके रैबिट्स, रैट्स, एंटीलोप्स, ग्राउंड स्क्वायरल्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ग्रासलैंड फिर आता है जिसमें ट्रॉपिकल सवाना, टेम्परेट स्टेपीज आ जाता है, जैसे कि ए आपका अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और फिर अमेरिका में पाया जाएगा, और इंडिया में भी पाया जाता है। पार्ट ऑफ यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में आपके टेम्परेट स्टेपीज पाए जाते हैं, जहाँ पर रेनफॉल पहले वाले में 500 से लेकर 1250 होता है, दूसरे वाले में 500 से लेकर 900 होता है। पोरस होते हैं, थिन लेयर यहाँ पे पाई जाती है, और ह्यूमस की थिन लेयर पाई जाती है। और थिन फ्लूकोलेटेड फ्लॉक्यूलेटेड सॉइल होती है, रिच इन बेसिस, तो ये रिच इन बेसिस होती है।
अब ग्रासेस की बात करता हूँ, ट्रीज एंड लार्ज श्रब सब्सटेंस होते हैं, ये देखिए। फिर यहाँ पे जिराफ, जबरात, बुफेलो, लेपर्ड, हाइना, एलिफेंट, माइस, मोल, स्नेक्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं ग्रासेस में। ओकेशनल ट्रीज पाए जाते हैं जैसे कि कॉटन हो गया, वुड्स हो गया, ओक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूछ भी सकता है कि ये ट्री, ये प्लांट या ये स्पेशीज कहाँ की हैं और किस रीजन की हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मरीन वाटर की बात हो रही है, यहाँ पे वाटर स्वैम्प और मार्सेस देखने को मिल जाएंगे। वाटर टाइडल स्वैम्प्स एंड मार्सेस मिलते हैं। एल्गल एंड एक्वेटिक मरीन प्लांट कम्युनिटीज़ ये देखने को मिलेंगी। वैरायटी ऑफ वाटर ड्वेलिंग एनिमल्स मिल जाते हैं। टेम्परेचर वेरी करता है फ्रेश वाटर में वाइडली, क्योंकि कूलर एयर होती है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दोनों में ही सेम चीज़ है। लेक स्ट्रीम्स पाई जाती हैं, उसमें ओशन, कोरल रीफ्स, तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सर्कुलेशन इस प्रकार से होता है। चैप्टर 13 ऑफ दिस बुक में आप लोगों ने पढ़ा। अब कार्बन साइकिल की बात करते हैं, तो कार्बन इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को पता है कि कार्बन से ही सब कुछ बना हुआ है और सब चीज़ों के अंदर आपको कार्बन देखने को मिलेगा। इट फॉर्म्स द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि अगर हम अपने अंदर भी देखेंगे तो प्रोटीन वगैरह की फॉर्मेशन में कार्बन का ही इस्तेमाल है। द बायोस्फीयर कंटेन्स ओवर 500,000 कार्बन कंपाउंड्स, यानी 500,000 कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं बायोस्फीयर में। और द कार्बन साइकिल इज मेनली द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो कार्बन साइकिल है मेनली जो कन्वर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है। दिस कन्वर्जन इज इनिशिएटेड बाय फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। और फिक्सेशन होता है यानी वो जो अब बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो फिक्स की जाती है, ले ली जाती है, अपने उपयोग में लाई जाती है। और यहाँ पर अभी देखेंगे तो ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो नहीं पा रही है। इस वजह से जो कंसंट्रेशन है आपके कार्बन की वो स्लोली बढ़ती हुई नजर आ रही है। सच कन्वर्जन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, दैट में बी कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सुक्रोज। फिर यहाँ पे सुक्रोज बनाते हैं, स्टार्च बनाएंगे, सेलुलोज बनाएंगे। सुक्रोज आपको पता है, स्टार्च जो होगा वो भी आपको पता है। सेलुलोज बनाते हैं जिससे प्लांट में आप देखेंगे सेलुलोज होता है। और फिर सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड डायरेक्टली बाय द प्लांट्स इटसेल्फ। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक प्रोटीन, एक कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो होती है अमीनो एसिड्स उसमें होते हैं और प्रोटीन मसल बिल्डिंग में हेल्प करती है। कार्बोहाइड्रेट आपको KCAL यानी कैलोरीज देती है, कैलोरीज से आपको एनर्जी आती है। अब आपको कोई काम करना है, आप दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, दिन भर घूम टहल रहे हैं, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फ्यूल की तरह कार्बोहाइड्रेट काम करता है। फिर आपकी जो मसल है, अब आपने वेट उठाया, वेट लिफ्टिंग करी, आपकी मसल फ्रैक्चर हो गई, अब यहाँ पे छोटे छोटे टाइनी क्रैक्स आ गए हैं, इसको जब रिफिल करेगा, भरेगा, फिर ये और मजबूत बनेगी, उसके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, हमारे दिमाग के फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अभी ये देखेंगे तो प्रोटीन की भारत में बहुत ज़्यादा डेफिशिएट है, तो डेफिशिएट है अगर हम देखेंगे यहाँ पर इंडिया में, तो डेफिशिएंट अगर ये है प्रोटीन में तो हमें ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होगी। प्रोटीन डेफिशिएंसी इसलिए रिड्यूस करने की हमें ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड एंड रिलीज, तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, रिलीज होता है, और इसी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक, जनरेटेड एंड रिलीज थ्रू इट्स लीव्स और रूट ड्यूरिंग द डे। और द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, और वो आपकी जो पेड़ हैं, ये भी पता है आपको कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं, ऐसा ही नहीं है कि सारा का सारा इस्तेमाल कर लेते हैं, ये रिलीज भी करते हैं। और आपने रात में तो अक्सर सुना होगा कि रात में पीपल, तुलसी, नीम लगाओ, पर्यावरण को शुद्ध बनाओ, यानी पीपल, तुलसी, नीम को छोड़ करके और बाकी जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, जो कि एक्सेस वाला रहता है, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तब नहीं होती रहती। द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट बिकम पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू, ये प्लांट टिश्यू के पार्ट बन जाते हैं। और प्लांट टिश्यूज आर आइदर बीइंग ईटन बाय हर्बीवोरस एनिमल्स, और ये हर्बीवोरस एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं। अब हर्बीवोरस के द्वारा खाए जाएंगे तो उनके अंदर कार्बन तो एक प्रकार से गया ही, गेट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाद में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं। The herbivores convert some of the consumed carbohydrate into carbon dioxide for release in the air through respiration। आपको बताया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिकम्पोज द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट आफ्टर एनिमल डाइज, ये भी आपको पता है। द कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन। बहुत सारी बेसिक चीज़ें इसमें आपको बता रहा है। फिर ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये आप एक बार ऐसे देख लीजिए ये फिगर,
तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे एटमॉस्फेरिक CO2 है, एटमॉस्फेरिक CO2 अब कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेरिक CO2 प्लांट में आई, प्लांट से आएगी, रोड रेस्पिरेशन हुआ, फिर यहाँ से आप और देखेंगे ये डिकम्पोजिशन हुआ, फिर यहाँ से आपकी एनिमल्स के अंदर भी आएगी। एनिमल्स के अंदर कैसे आएगी, अब उसको खाएंगे तो एनिमल्स के अंदर आएगी। फिर एटमॉस्फेरिक CO2 हुआ, अब रोड रेस्पिरेशन हुआ, रूट को अब एनिमल्स कुछ खाएंगे, कुछ एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, फिर ये मर जाएंगे तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा, फिर से जो कार्बन है वो लौट आएगा। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन साइकिल होती है। ऑक्सीजन इज द मेन बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन जो होता है फोटोसिंथेसिस का एक मेन बाई प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बनता ही तब है जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। इट इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद रिलीज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर ये इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन में, किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। और अभी आप देखेंगे आपका खाना पचने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे फिर उसके साथ क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर। द साइक्लिंग ऑफ ऑक्सीजन इज हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और जो ऑक्सीजन की साइक्लिंग है, कार्बन की तो आपको समझ में आया कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन की साइक्लिंग है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ऑक्सीजन ऑकर इन ए नंबर ऑफ केमिकल फॉर्म, बहुत प्रकार के केमिकल फॉर्म में होता है, एंड कॉम्बिनेशन और अलग अलग कॉम्बिनेशन में होता है। इट कंबाइंस विद नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन से भी कंबाइन हो जाता है जिससे नाइट्रेट बनाता है, और अदर मिनरल से भी हो जाता है, अदर एलिमेंट से भी हो जाता है, जिससे तरह तरह के ऑक्साइड बनाता है, जैसे आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, NOx होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब देखेंगे जो कि आगे चल के बहुत बेकार बेकार चीज़ें कर देते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, लोगों को बीमारियां हो रही हैं। और फिर क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरीन पहुंच जा रहा है ऊपर, और उसके बाद जा करके ओजोन में छेद कर दे रहा है। मच ऑफ द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन, और बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन होती है वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है। तो ये चीज़ आप याद करिएगा, किसके डिकम्पोजिशन से, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाई सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी जब सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पे डिकम्पोज होता है, और H2O, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन होता है, तो H2 अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है, और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो ऑक्सीजन रिलीज होकर के हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाती है, जो कि पानी के अंदर मौजूद होती है। तो ये एज सिंपल एज दैट। नाइट्रोजन साइकिल की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कंप्राइजिंग ऑफ 78% ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, 78% में होता है। इट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियाई एसिड, प्रोटीन, विटामिन्स एंड पिगमेंट। तो ये एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो जी यहाँ पे लिखे हुए हैं। Only a few types of organisms like certain species of soil bacteria and blue green algae, कुछ ही यहाँ पे होते हैं जैसे सॉइल बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, आर कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग इट डायरेक्टली इन इट्स गैसियस फॉर्म। यानी बस ऐसे कुछ ही जीव जंतु अवेलेबल हैं जो कि डायरेक्ट नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको हमने पढ़ा कि ब्लू ग्रीन एल्गी और सॉइल बैक्टीरिया है। जनरली नाइट्रोजन जो है यूजेबल ओनली आफ्टर इट इज फिक्स्ड। फिक्स किससे होता है, मैंने आपको बताया राइजोबियम से। और 90% ऑफ फिक्स नाइट्रोजन इज बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकली फिक्स की जाती है। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फ्री नाइट्रोजन इज द एक्शन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, जो कि एसोसिएट होते हैं किससे, रूट से, प्लांट की रूट से, ऑन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फाउंड इन पोर स्पेसेस ऑफ द सॉइल, और वो फिक्स करते हैं पोर्स में, पोर स्पेसेस में। नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी फिक्स इन द एटमॉस्फेयर बाई लाइटनिंग एंड कॉस्मिक रेडिएशन, और नाइट्रोजन लाइटिंग से भी आता है और कॉस्मिक रेडिएशन से भी आएगा। इन द ओशन, ओशन की बात करूँ तो कुछ मरीन एनिमल होते हैं जो कि फिक्स करने का काम करते हैं। आफ्टर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हैज़ बीन फिक्स्ड इनटू एन अवेलेबल फॉर्म, और जब ये जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है जब वो फिक्स कर दी जाती है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि जो खाद डाली जाती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो नाइट्रोजन होती है, सल्फर होती है। अब नाइट्रोजन अगर वहाँ से नहीं मिल रही है और ये राइजोबियम भी फिक्स नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी फसल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। इस वजह से नाइट्रोजन जो है वो डाली जाती है खाद के रूप में, और इससे आपकी जो फर्टिलिटी है वो इन्हांस होती है। देन दैट्स द रीजन व्हाई द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप इंक्रीजेस एज वेल। फिर हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट खाते हैं, वो कंज्यूम कर लेते हैं कुछ चीज़ें। यानी अगर आप सब्जी उब्जी खाएंगे, आप अरहर वगैरह खाएंगे, तो आप नाइट्रोजन का कुछ चीज़ इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। डेड प्लांट और एनिमल
एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस फैट। और जब प्लांट मर जाते हैं या एनिमल मर जाते हैं तो यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का, ठीक है, और कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, जो कि नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, क्योंकि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सम बैक्टीरिया कैन इवन कन्वर्ट नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर, दैट कैन बी यूज्ड अगेन बाय प्लांट। अब लो भाई साहब, ये दोबारा नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट की और दोबारा से वो प्लांट यूज कर सकते हैं। दे आर स्टिल अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्राइट्स टू फ्री नाइट्रोजन। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं कि जो फर्दर इन नाइट्रेट्स को भी फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोसेस नोन एज डी नाइट्रिफिकेशन, यानी डी नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन को हटा देना, डिडक्शन कर देना, डिड्यूस कर देना, डी नाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रिफिकेशन का ध्वस्त कर देना, ठीक है। तो फ्री नाइट्रोजन बना दिया। अब यहाँ ये आपको एक फिगर दिया गया है, इससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे नाइट्राइट कंपाउंड है तो उसमें डीनाइट्रिफिकेशन होकर ये फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बना। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होगी वो फिक्स होगी किससे, बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया से ये नाइट्राइट कंपाउंड बनाएगा। और यहाँ पे बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी हमें देखने को मिल जाती है, और एक इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी होती है जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह से या फिर मैंने फर्टिलाइजर वगैरह बताया उससे होती है। अदर मिनरल साइकिल क्या होते हैं, जो अदर मिनरल साइकिल हम देखते हैं तो यहाँ पे अदर मिनरल साइकिल में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये आते हैं जो कि प्रिंसिपल जियोकेमिकल कंपोनेंट्स होते हैं किसके, बायोस्फीयर के। मेनी अदर मिनरल ऑल्सो ऑकर एज अ क्रिटिकल न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट एंड एनिमल, और ये प्लांट और एनिमल के लिए एक क्रिटिकल न्यूट्रिएंट होता है। दीज मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑब्टेन्ड इनिशियली फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, और दीज मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय लिविंग, और ये जो मिनरल एलिमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को होती है, ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। यानी जैसे कि फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। और आप सभी लोगों को पता है कि आपकी अगर किसी को बीपी है फॉर एग्जांपल, तो बीपी में क्या कहा जाता है, नमक मत खाओ, क्योंकि नमक में होता है सोडियम, और सोडियम होता है, सोडियम होगा तो आपकी बीपी को राइज करता है। लेकिन वहीं कहते हैं कि आप ज़्यादा केला खाओ, केले में क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। और आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ किससे बनी हुई हैं, कैल्शियम से बनी हुई हैं। तो ये चीज़ ये कह रहा है। दे यूजली ऑकर एज अ साल्ट, साल्ट के रूप में होते हैं जो कि डिजॉल्व होते हैं सॉइल में, सॉइल वाटर या लेक्स में होते हैं, स्ट्रीम्स में होते हैं, सीज में होते हैं। जो मिनरल सॉल्ट होते हैं वो डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, वो अर्थ के क्रस्ट से आते हैं, किससे, वेदरिंग से। वेयर द सॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर साइकिल के थ्रू एंटर करते हैं, एंटर वाटर साइकिल इवेंचुअली रीचिंग द सी, और इवेंचुअली वो रीच करते हैं सी में। अदर साल्ट आर रिटर्न टू द अर्थ सरफेस थ्रू सेडिमेंटेशन, और जब सेडिमेंटेशन हो जाता है, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि जब सेडिमेंट इकट्ठा होते रहते हैं तो अर्थ के सरफेस से दोबारा ये पहुंच गए। और जब वेदरिंग हुई, जैसे फॉर एग्जांपल अब कहीं पे फंसा हुआ है किसी पत्थर में, ये कंपाउंड्स हैं, या फिर नीचे आपको पता ही है वॉल्केनो से जो वॉल्केनो ऊपर आते हैं वो अपने साथ तमाम प्रकार के कंपाउंड्स लेके आए हैं। अब वो कंपाउंड ऊपर किसी एक वॉल्केनो के ऊपर चढ़े हुए हैं, अब वो जहाँ पर वहाँ पे बारिश हुई, वहाँ पे वेदरिंग हुई तो वो सारे नीचे आए। अब नीचे आए तो क्या हो गया, यहाँ पे वो उनकी मात्रा आ गई वेदरिंग से, और फिर वो इस साइकिल के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब वो एंटर होके धीरे धीरे जाएंगे और एक जगह सेडिमेंट होंगे, जम जाएंगे, फिर उनके ऊपर लेयर्स जमती जाएंगी, सेडिमेंटेशन होगा और फिर वो जमीन के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फुलफिल देयर मिनरल रिक्वायरमेंट फॉर मिनरल सॉल्यूशंस। और इसलिए आप सुनते हैं कि मिनरल वाटर है भैया, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल वाटर, मिनरल वाटर, जिसको बता के बहुत बेचा जाता है हाई 5 स्टार होटल वगैरह में। अदर एनिमल रिसीव दियर मिनरल नीड फ्रॉम दीज प्लांट्स, और आप मुझे खा लो या फिर जो है आप डायरेक्ट जाके खा लो, आपको मिनरल मिल जाएंगे। जैसे कोई है, एक ए पर्सन है, ये गया खूब मिनरल खाया, खूब मिनरल खा के बॉडी वॉडी बनाई बढ़िया, और कोई आया इसको खा ले गया, लॉस ऑफ एनर्जी तो हुई, लेकिन इसको इनडायरेक्टली ये चीज़ें मिल गई। तो वही चीज़ ये बता रहा है। अदर एनिमल रिसीव दियर मिनरल नीड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स दे कंज्यूम आफ्टर डेथ, और जो डेथ है आफ्टर डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद क्या होता है, द मिनरल आर रिटर्न टू द सॉइल, ये मिनरल सॉइल में वापस लौट जाते हैं और वाटर में थ्रू डीकम्पोजिशन एंड फ्लो। इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं।
इकोलॉजिकल बैलेंस इज ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे है नहीं, इसमें सब कुछ आप जानते हैं। अगर इसमें बैठा पढ़ाने लगूंगा तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, एग्जाम्पल देने लगूंगा तो एग्जाम्पल बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल हैं और ये सारी चीज़ें खुद ही बता रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लग रहा है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। विद इन अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है जो स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, विद इन अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी के अंदर, इन अ हैबिटेट और इकोसिस्टम। कहाँ पे होता है ये, किसी हैबिटेट में होता है या फिर इकोसिस्टम में होता है। एक एक लाइन अगर आप कहीं करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आराम से समझ में आएगी। इट कैन हैपन व्हेन द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल। और ये तभी होता है कि वहाँ पर जो जितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं आ रही, जैसे थे वैसे ही बने हुए हैं। और ग्रेजुअल चेंजेस डू टेक प्लेस, यहाँ पर धीरे धीरे वाली चेंजेस तो टेक प्लेस होती हैं, बट दैट हैपन ओनली थ्रू नेचुरल सक्सेशन से। जैसे कि एवोल्यूशन हो रहा है या फिर कोई नई क्लाइमेटिक कंडीशन आ रही हैं या फिर कुछ नई उनके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं या कुछ नई स्पेशीज़ आ रही हैं वहाँ पे मिल रही हैं, धीरे धीरे नेचुरली वो चीज़ें सक्सीड कर रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट एक धीरे धीरे एक लंबे अंतराल में वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ स्टेबल बैलेंस। तो इसको स्टेबल बैलेंस के रूप में एक्सप्लेन किया जा सकता है, किसमें, इन द नंबर ऑफ ईच स्पेसीज इन एन इकोसिस्टम, कि एक इकोसिस्टम में भाई साहब कितनी स्पेसीज हैं। और ये एक क्वेश्चन भी आया था नेचुरल आपके सक्सेशन का, तो यहाँ पे नेचुरल सक्सेशन है। दिस ऑकर्स थ्रू, उसको आप इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। दिस ऑकर्स थ्रू कॉम्पिटिशन एंड कॉपरेशन बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज। यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है और कॉपरेशन होता है, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप सुने होंगे कि कोरल रीफ्स जो हैं, कोरल रीफ्स वो गर्मी की वजह से हट जा रही हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि कोरल रीफ और जू प्लैंकटन दो चीज़ें हैं, दोनों एक साथ रहती हैं। और जब कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, जब हीट बढ़ती है तो यहाँ पे डिग्री ऑफ जो चेंजेस है ना, उनके लिए थोड़ा भी टेम्परेचर में राइज या डिक्रीज उनको जो है एक्सपेल कर देता है, जूज एंथलीज को एक्सपेल कर देता है कोरल से, और जिससे वो अपना खाना बना नहीं पाते। वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, वो इसकी नीड को पूरा करता है, वो उसकी नीड को पूरा करता है। लेकिन जब यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और यहाँ पर दोनों मर जाते हैं, कोई भी जिंदा नहीं रह पाता। तो वही कह रहा है कि कॉपरेशन हो रहा है। और कंपटीशन देखेंगे तो एक स्पेसीज है इन्वेजिव स्पेसीज का नाम सुने होंगे, जब वो किसी जगह चली जाती है ना तो हर जगह जो है वो फैल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने वीट देखी होगी, वीट में एक इन्वेजिव स्पेसी अमेरिका वालों ने हमें दे दी, अब वो आज तक हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कांग्रेस घास के नाम से जानते हैं हम, तो वो अभी तक तो हट ही नहीं पा रही है। तो उसमें कंपटीशन चल रहा है कि तू बड़ा या मैं बड़ा, और वो इतना ज़्यादा एक्सपेंशन होता है कि क्या ही बताएं। और कंपटीशन कैसे होता है, अब पेड़ आप अगर 10-20 पेड़ एक साथ लगाएंगे तो देखेंगे ऐसे पतले 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 बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। एक पेड़ लगाएंगे उसकी मर्जी होगी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा, ठीक, बिटवीन डिफरेंट कॉपरेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेयर पॉपुलेशन रिमेन्स स्टेबल, यहाँ पे पॉपुलेशन उनकी लगभग स्टेबल रहती है। दिस बैलेंस इज ब्रॉट अबाउट बाय द फैक्ट दैट सर्टेन स्पीशीज कम्पीट विद वन अनदर डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट इन विच दे ग्रो। और यहाँ पे कंपटीशन वगैरह उस इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है जहाँ पे वो ग्रो करते हैं। दिस बैलेंस इज ऑल्सो अटेन्ड बाय द फैक्ट दैट सम स्पीशीज डिपेंड ऑन अदर। और यहाँ से एक फैक्ट हमें मिलता है कि कुछ स्पेशीज जो होती हैं वो दूसरे पर डिपेंड करती हैं, किसके लिए, फूड के लिए और सस्टेनेंस के लिए, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कोरल रीफ्स का। सच अकाउंट्स आर इनकाउंटर्ड इन वास्ट ग्रासलैंड्स, और ऐसे वास्ट ग्रासलैंड में देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो हर्बीवोरस होते हैं जैसे कि डियर, जेब्रा, बुफेलोज, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो कार्निवोर हैं जैसे कि टाइगर, लायंस, ये उतनी ज़्यादा लार्ज संख्या में अवेलेबल नहीं है। हंट एंड फीड ऑन दी हर्बीवोरस दे कंट्रोलिंग दियर पॉपुलेशन, और ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी कि उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब प्लांट में इन एनी डिस्टर्बेंसेज इन द नेटिव फॉरेस्ट सच एज क्लियरिंग फॉरेस्ट, और प्लांट्स में जो क्लियर कर दिया जा रहा है फॉरेस्ट या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुई, ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज, और उसमें चेंज लाने की कोशिश की जा रही है उनके स्पेसीज के डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि एम्पली उनको इफेक्ट करने वाला है। दिस चेंज इज ड्यू टू कॉम्पिटिशन वेयर सेकेंडरी फॉरेस्ट स्पेसीज सच एज ग्रासेज, बम्बूज, पाइन्स ओवरटेक द नेटिव स्पेसीज चेंजिंग द ओरिजिनल फॉरेस्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सक्सेशन।
और यहाँ पे आ गया आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस जो एक नई स्पेशीज आई और उस नई स्पेशीज के लिए वो नई स्पेशीज यहाँ पे आके अपना प्रभुत्व स्थापित कर ली, और जो वहाँ की नेटिव स्पेशीज थी वो धीरे धीरे चली गई, एक्सटेंड करना शुरू हो गई और नई स्पेशीज आ गई, तो यहाँ पे सक्सेशन हो गया। दिस चेंज इज ड्यू टू द कॉम्पिटिशन बिटवीन सेकेंडरी फॉरेस्ट स्पेशीज सच एज ग्रासेज, बम्बूज, पाइन्स ओवरटेक कर लेती हैं किसको, जो नेटिव स्पेसीज वहाँ की हैं। फॉर एग्जांपल आपने नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बारे में सुना होगा, तो जो आपका साउथ अमेरिका है मोस्टली वहाँ पे क्या थे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में बिफोर कॉलोनीज वहाँ पे ट्राइब्स रहते थे, वहाँ पे लोग रहते थे, वहाँ के जंगल वाले आदिवासी लोग रहते थे जो आज अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड बता रहे हैं ना। तो ये जो कॉलोनीज से गए, फ्रांस से गए, यूरोप से गए, ये वहाँ पे अपनी कॉलोनीज इन्होंने इस्टेब्लिश करी और वहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार किया, अपने वेपन से, पैसे से, पावर से उनको मारा, उनको पीटा, उनको स्लेव्स बनाया, उनको भगा दिया। जो यहाँ पे आज कह रहे हैं कि ब्लैक जो है यहाँ नहीं रह सकते और रेसिज्म चल रहा है, वो असल में उन लोगों की ही ज़मीन है, ब्लैक लोगों की ज़मीन है, वहाँ के ट्राइब्स की ज़मीन है। इन्होंने जाके वहाँ पे मास एक्सोडस किया उन लोगों का और वहाँ के रिसोर्सेज को कब्जा कर लिया। तो यही है कि ये स्पेसीज वाले वहाँ पे गए, वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित किया, वहाँ इन्होंने अपना सक्सेशन कर लिया और वहाँ के लोगों के ऊपर इन्होंने जो है डोमिनेंस स्थापित कर ली। इकोलॉजिकल बैलेंस में बी डिस्टर्ब ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसीज। यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है किसका, न्यू स्पेसीज का। नेचुरल हजार्ड्स और ह्यूमन कॉजेज की वजह से हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन इंटरफेरेंस हैज अफेक्टेड द बैलेंस ऑफ प्लांट कम्युनिटीज, और ह्यूमन इंटरफेरेंस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जिसने बहुत सारी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया है, डिस्टर्बेंसेस लाया है पूरे इकोसिस्टम में। जैसे कि न्यूमरस सेकेंडरी सक्सेशन हो गया, ह्यूमन प्रेशर ऑन अर्थ रिसोर्सेज, ह्यूमन का प्रेशर अर्थ के रिसोर्सेज पर ही है, एक्सप्लॉइटेशन चल रही है, जाके अमेजोन में डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और फिर यहाँ देखेंगे कॉन्गो बेसिन वगैरह में, और जो रेयर अर्थ मेटल की खुदाई चल रही है। तो दिस हैज डिस्ट्रॉयड ओरिजिनलिटी एंड कॉज ऑफ एडवर्स इफेक्ट, और हमारी वजह से बहुत सारी स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोरल रीफ्स वगैरह बर्बाद हो रही हैं। क्यों? हमारी वजह से फ्लड्स बढ़ रहे हैं, सुनामीज बढ़ रहे हैं, सी सरफेस टेम्परेचर राइज हो रहा है, साइक्लोन्स आ रहे हैं। किस वजह से? हमारी वजह से। इकोलॉजी, अब पहाड़ों में हम पहुंच गए, पहाड़ों में जाके पेड़ काट रहे हैं, पहाड़ों में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, वहाँ के प्लांट स्पेसीज सब जो हैं ध्वस्त हो रहे हैं, वाटर क्राइसिस वहाँ देखने को मिल रहा है हमें। तो बहुत प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, हिमालयन इकोसिस्टम पूरा बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हमारी वजह से, हमारी छेड़छाड़ की वजह से। और अगर वो चीज़ थोड़ा सा वहाँ बर्बाद होती है तो फिर हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं, जब उसको बनाने की कोशिश करते हैं लॉन्ग टर्म में वो और बेकार हो जाती है, क्योंकि इंसान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है विच कैन मैच द लेवल ऑफ एक्सलेंस द नेचर हैज़। सो इफ़ यू वांट टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर ह्यूमन को रिसर्च और डेवलपमेंट करनी चाहिए तो उसको सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी तक पहुँचनी चाहिए जो कि अचीव कर सके जो एक्सलेंस हमारी नेचर के पास है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पन्नी बना रहे हो, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो कि कैसे बायोडिग्रेड होगी, तो आप उस पर 5%, 10%, इतने सालों से पन्नी चलती आ रही है, लेकिन उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे सब काम किस पे चलता है? स्वार्थ पे चलता है, प्रॉफिट पे चलता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे चलता है। तो दुनिया के बारे में कोई नहीं सोच रहा, अपने पैसे, अपनी लग्जरी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अंततो गत्वा पृथ्वी का उसमें कुछ नहीं जाना। पृथ्वी पहले आग का गोला थी, एक दिन और आग का गोला बन जाएगी। करना पृथ्वी को क्या है? फिर कभी और कोई ऐसी कंडीशन होगी कहीं और, फिर ये सब थियरीज आएंगी और उसके बाद फिर बारिश होगी, फिर कुछ होगा, फिर हो सकता है कोई ऐसी स्पेसीज पैदा हो जो कि सल्फर सूंघ सूंघ के जिंदा हो। हम ऑक्सीजन सूंघ के जिंदा है, वो सल्फर सूंघ के जिंदा होगी, क्लोरीन सूंघ के जिंदा होगी ना, पॉल्यूशन सूंघ के वो जिंदा रहेंगी। जितना पॉल्यूशन होगा उतने अच्छे से जिंदा रहेंगे, लेकिन हम नहीं रहेंगे। उस टाइम में ह्यूमन स्पेसीज बर्बाद हो जाएगी, जैसे और सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है ब्रॉट मेरी नेचुरल कैलेमिटीज़, और ये बहुत नेचुरल कैलेमिटीज़ लाई हैं, जैसे कि फ्लड्स, लैंडस्लाइड, डिसीजेज, एराटिक क्लाइमेट ऑकरेंस। दिस इज़ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज़, और यहाँ पे बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की डाइवर्सिटी में किसी पार्टिकुलर एरिया में, और हैबिटेट फैक्टर में। प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच फैक्टर प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द इकोसिस्टम, और इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसा कैसा इसका इम्पैक्ट हो रहा है। हम जो चीज़ें आज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट कैसा है, और जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं
उनमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं और अब हमें क्या करना चाहिए आगे। जैसे COP29 हुई तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, UNFCCC बना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट 2015, ये सारी चीज़ें कुछ अच्छी हो रही हैं, कार्बन क्रेडिट सिस्टम है। तो ऐसे हमें और चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए जिससे हमारा फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।